Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English Literature channel. Today we will going to discuss about No Exit as an existentialist play, which has been written by Jean-Paul Sartre in 1944. सो आज हम इस प्ले के कैरेक्टर्स कैसे अकॉर्डिंग टू जेन पॉल्स थ्योरी और फिलोसॉफिकल टर्म एग्जिस्टेंशलिज्म उसके साथ कैसे रिलेट करते हैं नो एग्जिट के सारे कैरेक्टर वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एज वेल एज डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच. सबसे पहले हम शॉर्ट बायोग्राफी पढ़ लेते हैं जेन पॉल सार्टे की. सो जेन पॉल सार्टे वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर, novelist, playwright, political activist, biographer, as well as literary critic. He was born on June 21, 1905, as well as he was died on April 15, 1980. सो ये 20th सेंचुरी के लीडिंग फिगर्स जो थे उनमें से एक थे. सो ये मार्क्सिज्म में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की, फिलॉसफी में, एग्जिस्टेंशलिज्म में, एज वेल एज फिनोमिनोलॉजी में इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी. फिर इनके मेजर वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं. इनके फेमस वर्क्स में सबसे पहले आता है नॉसी, जो कि 1938 में लिखा गया, बीइंग एंड नथिंगनेस जो कि 1943 में लिखा गया, और एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमन जो कि 1946 में लिखा गया. अच्छा, अब इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी में एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस के बारे में बताया है. यानी कि हम अपनी एक्टिंग के थ्रू अपनी लाइफ, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए किस तरह हम प्रूव कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने लाइफ को एक्टिंग के थ्रू. यानी कि कुछ ना कुछ करते रहने से हम अपनी लाइफ को कोई मीनिंग दे सकते हैं. यानी कि हमारी लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए, एक एम सेट होना चाहिए जिसकी बेस पे हम पूरी लाइफ जो है उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, और यही जो है हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है. फिर इसके बाद वो बात करते हैं अपनी एग्जिस्टेंशलिज्म ही की टर्म में कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉन्स्टेंटली पेन में है. वो लाइफ में जो है कुछ होप चाहता है, वो डिपेंडेंट है किसी दूसरे पर. उस ह्यूमन की लाइफ जो है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई है, क्योंकि अब वो क्या चाहता है, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री. हम फ्रीडम चाहते हैं, हम एस्केप चाहते हैं अपनी मेंटली सिचुएशन से. ह्यूमंस की साइकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई थी. वो जो ह्यूमंस थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जो लोग थे वो अपनी साइकी से, अपनी उस इफ़ेक्शन जो इफ़ेक्टेड उन पे, उनकी साइकी इफ़ेक्ट हुई थी ना वर्ल्ड वॉर के जो असरात थे उन पे, उनकी मेंटली पोजीशन और उनकी जो है फिज़िकल सिचुएशन तमाम की तमाम जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, और वो उस डिस्टर्ब सिचुएशन से इस्केप चाहते थे. तो वो फ्रीडम चाहते थे. फिर उसके बाद इन्होंने जो है जेन पॉल सार्टे, इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी वॉन किया है लिटरेचर में इन अक्टूबर 1964. एक्चुअली इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने नोबेल प्राइज़ बल्कि कोई भी अवार्ड लेने से इनकार कर दिया बिकॉज ही वांट टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. सो इन्होंने कहा कि मैं सोशलाइज नहीं होना चाहता, मैं जो है एक लिमिटेड वर्ल्ड में रहना चाहता हूँ. इस वजह से इन्होंने अपने आप को एक सेलिब्रिटी बनाने से इनकार कर दिया. सो अब हम बात करते हैं एक्चुअली एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो होता क्या है, और जेन पॉल सार्टे का एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है. सो एग्जिस्टेंशलिज्म जो है एक मूवमेंट है जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर इंट्रोड्यूस करवाई गई, जब लोगों की साइकी बहुत इफ़ेक्ट हो गई थी. लोग जो है वो कोई ना कोई एस्केप चाहते थे, कोई ना कोई हेल्प चाहते थे, और हर इंसान किसी ना किसी चीज़ पे कोई डिपेंडेंट था. इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं रहा था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि कोई आए और हमें सेव कर ले. जैसे कि हमने वेटिंग फॉर गॉडो में भी देखा है कि वो किसी ना किसी होप की तलाश में रहते हैं. फिर हमने केयर टेकर में भी जो है देखा है कि किस तरह
लोग अपने एक्चुअल जो उनकी आइडेंटिटी होती है उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, और जो फेक आइडेंटिटीज़ हैं उनको वो सारे अपना रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की आइडेंटिटी जो है वो खो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसी तरह हम नो एग्जिट में भी देखते हैं कि जेन पॉल सार्टे ने अपनी एग्जिस्टेंशलिज्म की जो थ्योरी है किस तरह पूरी इस एक प्ले में, नो एग्जिट में, मतलब उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी एग्जिस्टेंशलिज्म की वो कैसे फुलफिल हो रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू जेन पॉल सार्टे, एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ फिलोसॉफिकल टर्म. Being is in self. Being is what it is. यानी कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है अकॉर्डिंग टू जेन पॉल सार्टे? एक इंसान का होना और एक इंसान का अपने रिलेटेड, अपने हवाले से, यानी कि वो खुद पे डिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करे, उसका अपने आप में होना, और फिर उसको पता हो कि वो है क्या, उसका पर्पस क्या है, उसकी लाइफ की एग्जिस्टेंस क्या है। अगर उसकी लाइफ की एग्जिस्टेंस का उसे पता चल गया है तो उसकी एग्जिस्टेंस किस लिए है। तो ये सारी बातें जेन पॉल सार्टे की एग्जिस्टेंशलिज्म जो थ्योरी है उसमें जेन पॉल सार्टे ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। सो ये एक प्ले था जेन पॉल सार्टे का, नो एग्जिट, थिएटर में परफॉर्म किया गया, जिसमें बताया जाता है कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है, और फिर उसके बाद ह्यूमन की साइकी, मीनिंगलेसनेस और मिजरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग वो दिखाई जाती है। फिर एक्चुअली क्या हुआ कि जो जेन पॉल सार्टे था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 1940 में जर्मन्स का प्रिजनर बन गया। ठीक है, अब वो 9 मंथ्स के लिए सेल में रहे, और वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर किया फ्रीडम को, कि इंसान किस तरह फ्री हैंड चाहता है, किस तरह अपनी आज़ादी चाहता है जब वो कैद महसूस करता है। तो फिर उन्होंने अपना एक वर्क लिखा, बीइंग एंड नथिंगनेस, जिसमें उन्होंने फ्रीडम के बारे में बात की कि इंसान किस तरह जब कैद हो जाता है, ट्रैप हो जाता है किस जगह में, तो वो किस तरह आज़ादी चाहता है, छोटी छोटी चीज़ों से आज़ादी चाहता है, मेंटली एस्केप चाहता है, फिज़िकली एस्केप चाहता है, तो किस तरह उस एस्केप को हासिल किया जाता है। ये इसने बीइंग एंड नथिंगनेस, कि आप हैं भी, ट्रैप हो चुके हैं तो आप कुछ भी नहीं है, और वहाँ से कोई एस्केप भी आपको नहीं मिलता। जैसे कि नो एग्जिट में भी बताया है कि जब वो हेल में चले जाते हैं तब कोई भी एग्जिट नहीं होता। और सार्टे कहते हैं कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री बिकॉज वंस थ्रोन इनटू द वर्ल्ड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग ही डज। यानी कि जब इंसान जो है वो एक दफ़ा इस दुनिया में आ गया है ना, तो उसको सारा कुछ खुद ही करना है, और जो वो करता है उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद होता है, क्योंकि अल्लाह ने या गॉड ने या उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो भी उनका गॉड है, उन्होंने उस ह्यूमन बीइंग को सेंस दी है कि किस तरह आप लोगों ने सेटल्ड रहना है उस अर्थ पे, उस वर्ल्ड पे। तो आप फ्री हैंड्स हैं, आपको आप जो भी करो, लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। वो बिलीव करता है कि इंसान जो है कॉन्स्टेंटली जो ट्रबल में है ना, जो प्रॉब्लम्स में है, वो उसी की बनाई हुई प्रॉब्लम है, वो बनी बनाई नहीं आई कहीं से, इंसानों ने खुद उस प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है, क्योंकि वी आर कंडेम टू बी फ्री। और फिर उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं नो एग्जिट में भी वी आर कंडेम टू बी फ्री, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहती है, सबसे पहले जब हेल्थ में एंटर होती है तो कहती है कि हम यहाँ पे शायद बाय मिस्टेक आए हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड वो सडनली एनिस रिवील कर देती है कि हम भाई बाय मिस्टेक नहीं आए, हमने कोई ना कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से हम इस हेल में हैं, हमारे सिंस, हमारे डीड्स ही हमें हेल में लेके आए हैं। तो उसके बाद वो बताते हैं, वो रिवील करते हैं कि दे आर इन दी हेल बाय देयर ऑन सिंस डिसीजंस दैट दे हैड कमिटेड इन देयर लाइव्स। कि गार्जियन को कोई जो है फोर्स नहीं करता कि आप नाइट स्पेंड करो, आप जो है विमेंस के साथ अफेयर्स रखो,
वो उसकी अपनी चॉइस थी, उसने अपनी चॉइस से वीमेंस के साथ अफेयर्स रखे, उनके साथ प्रेजेंस जो उसकी वाइफ की प्रेजेंस में ही उसने बहुत वीमेंस के साथ नाइट स्पेंड की, एज वेल एज वो उनके साथ, बल्कि उसको घर में लेके आता था, उन तमाम वीमेंस को जिन जिन के साथ उनके उसके अफेयर्स थे, उसको घर में भी लेके आता था। तो कोई फोर्स तो नहीं कर रहा था उसको कि इस तरह के काम करो, उसका खुद ही का डिसीजन था जो उसको हेल्थ तक ले गया। फिर उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया को किसी ने नहीं कहा था कि वो भाग जाए, किसके साथ, रॉजर के साथ, लेकिन ये उसी का डिसीजन था कि वो रॉजर के साथ भागे। और फिर उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई रॉजर के बेबी की, तो उसको किसी ने नहीं कहा था कि आप रॉजर का जो बेबी था, डॉटर थी उसकी, उसका मर्डर कर दो। तो उसका मर्डर करने की भी जो ख्वाहिश थी वो किसकी थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। किसी ने उसको फोर्स नहीं किया था किसी भी काम के लिए कि आप अलॉटमेंट करो रॉजर के साथ। फिर रॉजर के ही बेबी को रॉजर तक ने नहीं कहा था कि उसको मार दो, लेकिन फिर भी उसने अपनी जो है विशेस के लिए, अपने डिसीजंस के थ्रू उसने ये सारा काम किया। फिर हम एनएस की बात करते हैं। एनएस का जो डिसीजन था, इसने फ्लोरेंस से कहा था कि अपने हस्बैंड को छोड़ दो, ठीक है, सेड्यूस किया था फ्लोरेंस को। फ्लोरेंस ने ऐसा ही किया, फ्लोरेंस ने अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई। तो उनकी सेपरेशन के बाद जो फ्लोरेंस का हस्बैंड था उसने सुसाइड कमिट कर ली, लेकिन एनएस ने उसकी सुसाइड को सीक्रेट रखा। उसको किसने कहा था सीक्रेट रखे, उसको बताना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए अब खुद डिसीजन लिया कि वो क्या करे, उसकी डेथ को सीक्रेट रखे, जो कि उसके हेल में जाने का रीज़न बना। फिर उसके बाद ये बताता है कि नो बॉडी सेट्स देयर पर्पस ऑफ लाइफ, इवन नॉट गॉड, but God gave them senses which can make them happy by good deeds or unhappy by their sins। और यही काम जो है इन तीनों ने किया, गार्सिन ने, इनेस ने और एस्ट्रेलिया ने, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दे आर ओनली who can give some meaning of their life, but their choices dropped them into the deeper hole like hell। यानी कि साटे, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि साटे के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है, जो एग्जिस्टेंशलिज्म है, वो आपका अपना फ्री हैंड होता है, आपके अपने एक्शंस होते हैं। आपके गुड एक्शंस आपको जन्नत में लेके जा सकते हैं, हेवन में लेके जा सकते हैं, आपका रॉन्ग डिसीजन जो है आपको हेल तक पहुंचा सकता है। तो ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन क्या है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मॉडर्न टाइम पीरियड जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का था उसके बारे में बात की जा रही है कि लोगों को पता ही नहीं था कि उन्होंने करना क्या है और लोग कर क्या रहे हैं, और उनके इस जो वो कर रहे थे, वो जो काम कर रहे थे, उस काम का क्या नतीजा हो सकता है, ठीक है। वो सिर्फ माइंड की एस्केप चाहते थे। एवरीथिंग हैज़ फिगर्ड आउट एक्सेप्ट हाउ टू लिव। हर चीज़ उनके लिए खुली थी, हर चीज़ का उनको पता था कि क्या कर रहे हैं, कैसे करना, वो मतलब हर चीज़ फिगर्ड आउट हो गई थी, सब कुछ उनके सामने था। कैसे करेंगे तो जहन्नुम होगी, ऐसे करेंगे तो हेवन में जाएंगे, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि करना क्या है। उनको ये तो पता था कि ये चीज़ें करने की हैं, ये गुड डीड्स हैं, ये बैड डीड्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि परफॉर्मेंस क्या करनी है उन डीड्स पे, क्या क्या काम करने हैं, क्या गलत है क्या सही है, ये पता था। लेकिन गलत कैसे करना है, सही कैसे करना है, ये ह्यूमंस बीइंग को आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये नहीं पता था। फिर उसके बाद जैसे कि फेमस कोट है उसका, गार्सन का, वो कहता है कि हेल इज़ अदर पीपल। क्यों कहता है कि हेल इज़ अदर पीपल? क्योंकि हेल जो है वो टॉर्चर है जो कि हमें दूसरों से मिलता है। एग्जाम्पल हम गार्सिन को देखें, इनेस को देखें, एस्टेले को देखें, वो एक दूसरे के साथ पोलाइट भी रह सकते थे, ठीक है, फ्रेंडली भी रह सकते थे। हेल में रहना था, उनको पता था हम 3 हैं, वो फ्रेंडली बिहेव भी कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, उनके सीन्स ही ऐसे थे, उनके डीड्स ही ऐसे थे कि वो खुद ही ऑटोमेटिकली एक दूसरे के लिए टॉर्चर बन गए। जैसे कि वो कहता है
जो गार्सियन है वो कहता है कि चुप रहो, लेकिन कोई चुप नहीं रहता। बोलना वो जो है इनेस वो सिंगिंग स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद जो एस्टेले है वो मिरर देखने की कश्मकश में लगी रहती है, कोई भी साइलेंट होके नहीं बैठता। तो वो कहता है कि आई कैन बियर एनी रेड हॉट टोंग रैक्स मोल्टन लीड्स एंड फिजिकल पेन, बट आई कैन नॉट बियर द टॉर्चर ऑफ दीज टू वीमेंस। क्योंकि अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे तमाम ये कैरेक्टर्स जो हैं हेल के अंदर वो कैसे एक दूसरे के लिए ही हेल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एस्टेले टॉर्चर पॉइंट होती है, एक हेल होती है इनेस के लिए, क्योंकि वो इनेस की ख्वाहिशात को फुलफिल नहीं करती। फिर अगर इनेस की बात करें तो वो हेल क्रिएट करती है गार्सन के लिए, क्योंकि गार्सन उसके साथ अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इनेस जो है उसको इग्नोर कर देती है। फिर गार्सन की अगर हम बात करें तो वो हेल है एस्ट्रेले के लिए, क्योंकि एस्ट्रेले उसके अट्रैक्शन चाहती है, लेकिन गार्सन उसको एनएस के लिए इग्नोर कर देता है। तो तमाम जो है अनलव ट्राइंगल जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो कि उन्हीं का टॉर्चर है, जो कि उनको दूसरों की शक्लों में मिलता है। यानी कि तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो एक हेल हैं एक दूसरे के लिए, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो फुलफ़िल नहीं होती, उनकी जो विशेस फुलफ़िल नहीं होती, उनकी रिक्वायरमेंट्स जब फुलफ़िल नहीं होती तो वो हेल बन जाते हैं, टॉर्चर बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। और ऐसा टॉर्चर, ऐसा हेल, जिस हेल से निकलने के लिए, जिस टॉर्चर सेल से निकलने के लिए कोई भी स्केप वाली स्पेस नहीं होती, और इसीलिए कहा जाता है कि नो एग्जिट, दिस इज़ अ हेल ऑफ एक्सपेक्टेशन, देयर इज़ नो एस्केप फॉर एग्जिट। अब इनेस की क्रुएलिटी, गार्सन की कवर्डाइज, एस्ट्रेले की ब्रूटैलिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साइन है उनके फ्रीडम का, जो कि वो चाहते हैं कि हमें मिल जाए। यानी कि एस्ट्रेले वो चाहता है, गार्सन चाहता है कि इनेस मुझे कह दे कि मैं कवर्ड नहीं हूँ, तो मैं बुज़दिल नहीं हूँ, तो मैं फ्रीडम महसूस करूँगा, मैं एस्केप महसूस करूँगा। अब इनेस चाहती है कि एस्ट्रेले कह दे कि वो उसकी लवर बनने को तैयार है, लेकिन एस्ट्रेले नहीं कहती। फिर उसके बाद जब एस्ट्रेले चाहती है कि गार्सन मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन वो नहीं चाहता। उन सब कैरेक्टर्स की आपस में जो डिपेंडेंस होती है एक दूसरे पर, वही रिस्पॉन्सिबल होती है उनके हेल का, टॉर्चर का। और सार्टे की फ़िलासफ़ी यही बताती है कि हर इंसान के डिसीजन हर इंसान अपने डिसीजन का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो किस तरफ जा रहा है। आखिर वो आया कि वो जन्नत में जा रहा है, या उसके सिंस या उसके डीड्स उसको हेल की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे कि एनएस कहती है कि यू आर योर लाइफ आर नथिंग एल्स। किसको कहती है? गार्सन को, कि तुम और तुम्हारी लाइफ, इसी ने तुम्हें किस में पहुंचाया है? हेल में, और कोई चीज़ नहीं थी जिसने तुम्हें हेल में पहुंचाया है। उनकी चॉइसेस उन्हें हेल तक लेके आती हैं, जबकि अगर वो गुड चॉइसेस रखते अपनी ज़िंदगी में, वो सारा कुछ ना करते, वो सही काम भी कर सकते थे जो उनको हेवन तक लेके जा सकते थे। लेकिन उन्होंने इवलनेस, मीनिंगलेसनेस और अपनी एग्जिस्टेंस के पर्पस को खुद चुना, बट in their own point of view, in their evil point of view, जो कि जज करता है उनके एक्शंस को, उनके एक्शंस के बेस पे ही उनको हेल में भेजा जाता है। एंड दे नेवर रिपेंटेंस एंड फील गिल्टी व्हाट दे हैव डन इन देयर लाइव्स। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का एंड होता है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।